सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो शुरू करते हैं। मोटिवेशन एंड लर्निंग आज का टॉपिक है, जो किसी भी टीचिंग एग्जाम में, चाहे वो सिलेबस में मेंशन्ड हो नहीं हो, पूछ लिया जाता है। और लर्निंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए हमें जो है ये क्या कहेंगे, करना जरूरी है ना, क्योंकि लर्निंग के साथ ही हो तो बेहतर है। डलवा देती हूँ एकता में, अगर ऐसी इच्छा है आपकी कि कर्ट लेवन की थियरी पढ़नी है, स्किनर की थियरी पढ़नी है ईएमआरएस में, तो मैं डलवा देती हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि उससे क्वेश्चन आए, क्योंकि वो सिलेबस में भी नहीं है, बट फिर भी मैं वीओडी का सेक्शन बनवा के कल ही ये काम करवाती हूँ, अगर आपको लग रहा है आपकी इतनी इच्छा है ये पढ़ने की एक्स्ट्रा में। बाकी ये क्लास जो सीटेट का बैच चल रहा था उसके लिए आखिरी क्लास है। और इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो बाकी ईएमआरएस के लिए जो है ये अभी तो चलेगी, आपकी 2 क्लासेस रहती हैं ईएमआरएस की। ईएमआरएस वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो। चक्कर क्या है कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, इतना कुछ साथ में चल रहा है, और इन्होंने हर एग्जाम का इन्होंने ऐसा बना दिया है कि टाइम देते ही नहीं है। बीच में केवीएस भी आ गया, तो प्लानिंग तो उसकी भी लगती है, बेशक पेडागोजी ना हो, है ना। चलिए शुरू करते हैं, कहानी समझते हैं चीजें कुछ, और कैसे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। लर्निंग कर्व भी पढ़ लेंगे। ये अगर मैं बात करूं, ये सिलेबस है आपका इसका ईएमआरएस का, है ना। अभी क्योंकि ये कंबाइंड क्लास है, ये वाली, ये टॉपिक कुछ ऐसे होते हैं जो सब जगह आते हैं। 14th को क्या आप आओगे जयपुर सेमिनार में? हाँ, मतलब मैं आ सकती हूँ, संभावना पूरी है, मुझे बोला गया है, मतलब पूछा गया है, तो अभी मैंने कंफर्म नहीं किया है। मैं एक बार अपना कैलेंडर चेक करके उस हिसाब से फिर बता दूंगी कि मैं 14 को जयपुर में आ रही हूँ या नहीं, है ना। सेमिनार है करियर बिल का, तो विल सी व्हाट वी कैन डू। बट आ जाऊंगी यार, जयपुर मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, राजस्थान मतलब इन जनरली। चलिए खैर, हाँ, DEET+B में भी आता है भाई ये पढ़ना ही। DEET+B में तो मुझे नहीं लगता पेडागोजी का कोई भी ऐसा टॉपिक है जो DEET+B में कहना पड़े कि आपको पढ़ना है, वो तो पढ़ना ही है। DEET+B में तो सब कुछ पढ़ना है आपको, है ना। तो अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया सोनाली, इधर आ जाओ। अभी हम अगर ईएमआरएस की बात करें, क्योंकि सबसे पास में एग्जाम वही है ना, आपके पास ज्यादा समय है नहीं। ये आपका सिलेबस है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं जो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है जी। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, और टीचिंग एप्टीट्यूड को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो उस पे आएंगे डोमेन नॉलेज, जिसमें आपकी एनईपी है जो हम कर चुके हैं, एनसीएफ भी कर चुके हैं कि इन केस वहां से पूछ ले। एक्सपीरियंशियल बेस्ड एक्टिविटी या एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी, ये एक टॉपिक है हमारा जो हमें करना बाकी है, और ये सीटेट में नहीं होगा, है ना। ये सीटेट के लिए लास्ट क्लास है, उनका सिलेबस खत्म हो जाएगा, नया बैच शुरू होगा फिर, ठीक। अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये कहानी है, ये हम कर चुके हैं। इसमें शब्द आपको कुछ भी नजर आए, ये निपटा चुके हैं हम, है ना। टीचिंग एड के नाम पे अब ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं, देखो ऑडियो एड्स होते हैं, विजुअल एड्स होते हैं, और ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। तो ये तो बच्चे वाली बात हो जाएगी, ये आपको वैसे भी पता है ना, कि ऑडियो एड्स जिन सुनाई आवाज सुनाई देती है, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेप रिकॉर्डर हो। विजुअल जो आप देख पा रहे हैं, जैसे ये स्मार्ट बोर्ड। ऑडियो विजुअल भी, या नॉर्मल बोर्ड जिसपे आपको या चार्ट दिखाया जा रहा है, ऑडियो विजुअल में ये स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है। टीचिंग एड्स क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं टीचर को पढ़ाने में, बेहतर तरीके से पढ़ाने में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डोमेन नॉलेज की। डोमेन नॉलेज में हम एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी करेंगे। एक और टॉपिक है जो मैंने आपको बोला हुआ है, इसमें दिया नहीं हुआ, बट प्रीवियस ईयर अगर हम देख रहे हैं तो पूछा हुआ है, आईसीटी का टॉपिक। ये मैं कराऊंगी, ये DEET+B में भी करना है, आजकल सभी एग्जाम्स में आने लगा है। सीटेट वालों को ये सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनका सिलेबस फिक्स्ड है अभी तक। तो बस पता नहीं 1 महीना हो गया आज सीटेट का नोटिफिकेशन दिए, लेकिन वो नहीं दिया है सिलेबस, पता नहीं क्या कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के साथ। तो अगर चेंज नहीं हुआ तो आपके लिए तो चीजें कंप्लीट ही हैं, ठीक है। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ अलग से नहीं है। जैसे आप एम्पैथी की बात करते हैं, रेडीनेस की बात करते हैं, कि बच्चे को तैयार होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए सीखने के लिए, है ना। एक माहौल आपको सेट करके देना है, उसका मोटिवेशन लेवल, जो पर्सनल फैक्टर्स है ना लर्निंग के पर्सनल फैक्टर्स के, उसका इंटेलिजेंस का स्तर क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है ना, उसकी रेडीनेस की क्षमता, यानी वो कितना तत्पर है सीखने के लिए, मोटिवेटेड कितना है, एज क्या है, उस हिसाब से आप पढ़ा रहे हो नहीं, जिस चीज को पढ़ा रहे हो उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, ये सब लर्नर कैरेक्टरिस्टिक में ही आ जाता है। और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो यूट्यूब पे भी मैं कराऊंगी, और जो ईएमआरएस के बैच में भी जाने वाले हैं पेडागोजी के, तो वो अगले हफ्ते जैसे ही सिलेबस खत्म होता है, तो मैंने आपको बोला हुआ 30 नवंबर से पहले हो जाएगा वो, जो कि हो ही जाएगा। और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा दूंगी, तो आप, और डलवा भी रहे हैं हम एक पीडीएफ क्वेश्चंस की ईएमआरएस के बैच में, ठीक है। DEET+ वगैरह में तो डलती रहेगी, उसकी चिंता करनी नहीं है, सीटेट में डली हुई है, पेडागोजी स्पेशल में जो है डल जाएगी। तो डोमेन नॉलेज की अगर हम बात करें, तो एक हमारा टॉपिक है एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी, और दूसरा है आपका जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आप इसको कह लो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कह लो, ABL, ये हमें करना है, और आईसीटी। ये बस 2 टॉपिक हैं जो इस हफ्ते हम निपटा लेंगे। तो ये हमारा इसका बैच फिनिश। कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चंस डल जाएंगे, और मैं कुछ क्वेश्चंस करा भी दूंगी। मुझे भी चिंता है कि आप पेपर में जाएं और अटेम्प्ट करके आएं, तो इस बात की चिंता आपको नहीं लेनी, ये जितना आपको हुआ लग रहा है नहीं, बस बशर्ते आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी वो करके जाएं, ठीक।
अब आ जाते हैं बाकी बैचेस की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कि हम अगर बात करें सीटेट की, जो बैच चल रहा था, नए वाला बैच तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, मैं सिलेबस का ही वेट कर रही हूँ। तो सीटेट का बैच आज हो जाएगा कंप्लीट। जो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सब मैं करा चुकी हूँ। जैसे लास्ट टू लास्ट क्लास जो भी ऑफिस से मैंने ली थी ऑफलाइन, उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें थी जो बताई थी हमको। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उनको कोई ऐसा नहीं, वो कोई टॉपिक नहीं कि केस स्टडी आपको कराना है। केस स्टडी टॉपिक होता है, बट वो कराना नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक नहीं लिखा हुआ, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। दैट मीन्स सिचुएशन बेस्ड या टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, जो प्रैक्टिस के फॉर्म में मैं आपको कराऊंगी, है ना। जो वो 2 प्रैक्टिस सेशन या 1 प्रैक्टिस सेशन अगर मैं बढ़ा लेती हूँ और कुछ क्वेश्चंस आपको डलवाए जाते हैं, तो वो वहां से कवर हो जाएंगे। वो क्वेश्चंस ही हैं, वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। उसके लिए अलग से टॉपिक नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो बात को। और वो जब आपकी पेडागोजी की समझ बन जाएगी, जैसे आज वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पेडागोजी की समझ बनेगी कि आपको देखना है बच्चे की एबिलिटी फिक्स होती है कि इंक्रीमेंटल होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन रखना है, एक्सट्रिंसिक रखना है, या दोनों रखना है। तो ये वाला जो ये प्रोसेस है, जैसे लर्निंग का चैप्टर पढ़ा है, उससे एक माइंडसेट तैयार होता है कि पेडागोजी में सोचना कैसे होता है। ये जो पूरा माइंडसेट है, ये आपको हेल्प करेगा जब आप जो ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, या क्लासरूम बेस्ड क्वेश्चन है, या टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जहां भी आते हैं, ये थियरीज आपको प्रिपेयर करते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, समझ रहे हो। तो सीटेट की बात रही, तो आज का सेशन बैच समाप्त, ये आपका आखिरी सेशन, बैच कंप्लीट आपका लिख जाएगा। और मतलब मेरा वाला सब्जेक्ट तो बाकी अगर रहता है सब्जेक्ट पेडागोजी या कुछ सब्जेक्ट पेडागोजी अभी कराएंगे, नए बैच के साथ करा देंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। तो सीटेट का सीडीपी वाला सिलेबस एकदम कंप्लीट आज के बाद हो जाएगा। बात रही D2+B की, D2+B में अभी बहुत कुछ कराना है और हमारे पास समय भी है, मार्च से पहले पेपर नहीं होगा, ठीक। बात रही पेडागोजी स्पेशल की, उसमें भी बहुत कुछ कराना है, वो भी चलेगा। EMRS इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगा, यानी बिफोर फ्राइडे आपका EMRS का बैच कंप्लीट हो जाएगा। दो सेशन, 2 टॉपिक्स हैं, तो हो सकता है वो 3 सेशन में हो जाए, 4 सेशन में हो जाए, ठीक है ना। और बाकी जो कुछ चीजें हैं EMRS वाले चिंता ना करें, उसके लिए मैं क्वेश्चंस का जब सेशन लूंगी और जो डलवाएंगे, तो उससे भी आपको क्लैरिटी आती है ना। सब कुछ प्रोडिक्ट नहीं कर सकते इस तरह के एग्जाम में, जहां पिछली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, फिर इस बार जो है बढ़ा दिया है वेटेज, ठीक है। वो मैं कराऊंगी। कौशल जो टीचिंग सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस है ना, वो मैं कराऊंगी, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। EMRS में बोल रही हूँ। और D2+B की, D2+ में क्वेश्चन तो अलग से कराना संभव नहीं होता, क्योंकि सिलेबस ही इतना बड़ा है ना। डलवा देते हैं बट हम क्वेश्चंस। D2+B की अगर मैं बात करूँ, अगर क्वेश्चंस कराने बैठूं तो मुझे लगता है एक बैच क्वेश्चंस पे आ जाए, वो उतनी है कहानी, क्योंकि 100 क्वेश्चन वहां आते ही हैं। तो खैर ये हुई बात। तो सीटेट और ये D2+B पेडागोजी स्पेशल हम लोग तो साथ चलेंगे अभी लंबे। EMRS वाले इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगा, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिला के अगले हफ्ते अगर वैसे देखोगे तो वो मैं करा दूंगी। नहीं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे जा सकते हैं एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड के बाद जो वाला सेक्शन है, लेकिन उसको फिर कोई भी तैयार नहीं करा सकता। वो आपके वैसे हैं कि आपने नेट वाले क्वेश्चंस उठा के देख लिए अपने सब्जेक्ट के, अगर आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। बट उसके लिए उतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ है, तो आपकी पेडागोजी की पकड़ यहाँ से बन चुकी है, दोनों को मिला के आप सब्जेक्ट रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे, है ना। चलिए आते हैं, कहानी शुरू करें आज की। अच्छा, लर्निंग हम कर चुके हैं। लर्निंग कर्व के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि ज्यादा समय हम इसमें नहीं लेंगे। हैबिंगॉस नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने लर्निंग कर्व की बात की। और भी लोग हैं जो बाद में करते हैं बात, लेकिन लर्निंग कर्व्स में मेजर रूप से जिसको हम अधिगम वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं लर्निंग कर्व्स को? अभी मोटिवेशन पे भी आएंगे। अधिगम वक्र कहते हैं, ठीक है। अधिगम वक्र ये क्या है? मेजरली हम 3 प्रकार के पढ़ते हैं। एबिंगहॉस ने बात शुरू की थी, बाद में बहुत लोगों ने लर्निंग कर्व की चर्चा की। एबिंगहॉस, हरमन एबिंगहॉस नाम है इनका। एबिंगहॉस, गॉस घॉस, जो आप हिंदी में तो कैसे भी लिख लो, क्योंकि नाम तो जो है हिंदी नहीं है। हरमन एबिंगहॉस, ठीक है बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशुतोष कह रहे हैं मेरा सिलेक्शन हो जाए EMRS में, बाकी सभी का हो गया, मेरे साथ वालों का BHU से हूँ। बहुत बढ़िया हरमन। आशुतोष रीजनिंग भी करा देंगे, डोंट वरी, वो करा देंगे, डोंट वरी। चलिए, हुमा मेरे पास उतना समय नहीं है, नहीं तो मैं ले आती, है ना। आप कह रहे हैं कि D2+B के लिए एक बैच ले आए, हम तो चाहते हैं। मैं समय जो है लिमिटेड है, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, ऑनलाइन भी है, सीटेट भी है, यूट्यूब भी है, और 4 चीजें हैं। देखिए, तो हरमन एबिंगहॉस की जब हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने लर्निंग कर्व की बात की। अब हम 3 मुख्य प्रकार के लर्निंग कर्व पढ़ते हैं, है ना। वो कौन से हैं? एक तो लर्निंग कर्व है आपका, ये 3 हमने लाइन ड्रॉ की मान लेते हैं।
ठीक, नहीं सर्दी उतनी नहीं है, ये लाइट है जैकेट भाई। देखो, एक हम कहते हैं इसको कॉनकेव टाइप का कर्व, पॉजिटिवली एक्सिलरेटेड कर्व, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जो भी कहते थे, अवतल कहते थे ना हिंदी में, कॉनकेव कर्व, जिसको पॉजिटिव एक्सिलरेशन कर्व कहते हैं कि धीरे धीरे बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। जो गति है, यानी एक तरफ आपका रेट ऑफ लर्निंग है और एक तरफ समय है, यानी एक तरफ यहां पे टाइम है, कितने टाइम में आप कितना सीख रहे हैं, और एक तरफ रेट ऑफ लर्निंग यानी दर कितनी है सीखने की। ठीक है, तो कितने, बहुत बढ़िया भूमि, कितने समय में कितना सीख रहा है बच्चा, तो ये पॉजिटिवली ऊपर धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव प्लस 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 ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसको पॉजिटिव एक्सिलरेशन कर्व बोलते हैं। फिर आता है आपका नेगेटिव एक्सिलरेशन कर्व, यानी शुरुआत में तो बहुत तेजी से बढ़ती है लर्निंग, लेकिन बाद में जो है धीमी हो जाती है या नीचे की तरफ गिरने लगती है, क्योंकि आपकी मोटिवेशन चली गई, या फिर आप थक गए, फटीग हो गया आपको, आपका मन नहीं है सीखने में, इंटरेस्ट लूज हो गया, या फिर हो सकता है शुरुआत में आपको जो शुरू किया हो वो 4 टॉपिक आपको आते हो तो आपने फास्ट फास्ट सीख लिया, बाद में वो धीमी गति हो गई। ठीक है ना, तो इसको एक तरफ टाइम दिया हुआ है, मान लीजिए कि इतने समय में, 1 घंटे में इतना सीखा है, इतने दिनों में इतना सीखा, एक तरफ दर है यानी रेट, कितना सीखा वो है मात्रा, एक तरफ है समय। इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स टाइप का कर्व, कॉन्वेक्स कर्व या नेगेटिव एक्सीलरेशन कर्व, नेगेटिव एक्सीलरेशन कर्व, या नेगेटिवली ये नीचे गिर रहा है या नेगेटिवली बढ़ रहा है, ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? थैंक यू सो मच स्वाति। कह रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग माय होल क्लासेस वी मस्ट से दैट यू हैव अ ब्रिलियंट टीचिंग स्टाइल, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू स्वाति। हाँ, तो अगर हम देखें जी, इसको अवतल और उत्तल दर्पण से आप हिंदी में कह सकते हो। सकारात्मक अधिगम कर्व है ये, सकारात्मक अधिगम वक्र लिख देती हूं मैं, सकारात्मक अधिगम वक्र। ये पॉजिटिवली धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आप जैसे क्लास 1 में जो सीखा, फिर 2 में ऐड हुआ, फिर 3 में ऐड हुआ, धीमे धीमे आपकी समझ बढ़ती जाती है। सकारात्मक वक्र या अधिगम वक्र, पॉजिटिव एक्सिलरेशन कहते हैं इसको। अवतल या उत्तल दर्पण, कॉनकेव, ये ट्रांसलेट आप खुद कर लेना। अगर मैं बात करूं, ये नकारात्मक वक्र है अधिगम का, क्योंकि यहां गति नीचे की तरफ जा रही है, शुरुआत में तो बहुत तेजी से बढ़ेगी, फिर कम हो जाएगी। फिर आता है एस टाइप ऑफ कर्व, यानी बढ़ा फिर घटा, बढ़ा तेजी से, प्लेट्यू हुआ और घटा, एस टाइप ऑफ कर्व भी इसको बोलते हैं। देख लेंगे सीपी मिश्रा जी वो, उसकी चिंता ना करो। एस टाइप ऑफ कर्व भी इसको बोलते हैं, ये सही से एस नहीं बन पा रहा है। हाँ, तो ऐसे कह सकते हो आप इसको, यानी शुरुआत में बढ़ता है, पॉजिटिव भी है इसमें, नेगेटिव भी है, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मिक्स है, ये मिक्स्ड कर्व है, या एस शेप। केस में बढ़ता है शुरुआत में, फिर प्लेट्यू हो जाएगा और फिर बढ़ेगा और बाद में जाकर के घट जाएगा। तो ये आपका एस शेप है। इसको आप ये कह सकते हो कि ये आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का मिश्रण है। एक चीज होती है प्लेट्यू, यानी अब ठहराव आ गया ना, ऊपर बढ़ रहा है जो कर्व है ना, नीचे बढ़ रहा है, इसको क्या कहते हैं? प्लेट्यू। लर्निंग में एक समय ऐसा भी आता है जो प्लेट्यू आ जाता है। इतनी बात तो क्लियर है? हाँ, अभी आएंगे लर्निंग पठार जिसको हम कहते हैं, इसको ऐसे देखते हैं। लर्निंग पठार अगर आप बनाएंगे तो हम कहेंगे कि ये ऐसी सी समय है, ना तो ऊपर जा रहा है जो कर्व है, ना वो नीचे जा रहा है, एक तरह से फ्लैट हो गया है ना, तो ये प्लेट्यू कहते हैं, इसको पठार कहते हैं। लर्निंग में क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। ठीक है, अधिगम पठार ये किस कारणवश आ सकता है? थकान हो गई हो बच्चे को, फटीग, शुरुआत में वो ठीक था, कोई बीमारी हो गई, फटीग आ गया, थक गया, इंटरेस्ट लूज कर दिया, मोटिवेशन लो हो गया, है ना, कोई डिजीज हो गई, पढ़ाने का मेथड इंटरेस्टिंग नहीं है टीचर का, ये भी हो सकता है इसकी वजह से इंटरेस्ट घट गया हो। ठीक है, चीजें डिफिकल्ट हो गई हो विद टाइम, इसकी वजह से भी प्लेट्यू या पठार आ जाता है। यानी ना तो लर्निंग जो है ऊपर बढ़ रही है ना नीचे आ रही है, मतलब जीरो प्रोग्रेस है। तो ये भी पठार में ऐसा होता है। अब इसके कारण मैंने आपको बताए। क्या हुआ खुशबू, क्यों रीड हो भाई? हाँ, रिवाइज कर लो पीडीएफ और सारी क्लास दोबारा देख सकते हो, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें, हाँ सानिया, अगर हम बात करें
पॉजिटिव वाला कॉनकेव, नेगेटिव कॉन्वेक्स। अगर हम बात करें यहां पे तो एक चीज हमारी निकल करके आती है कि जो ये फटीग या थकान वाली चीज है, इसके कारण हो सकता है प्लेट्यू यानी पठार आ गया हो। पठार देखा है आपने, वो जो कूड़े का पहाड़ होता है एक जैसा दिखता है, जो बिल्कुल पठार होते हैं, आपने उसमें जीए में पढ़ा होगा। मैचुरेशन ना हो उस चीज को लेके, लैक ऑफ मैचुरेशन हो, यानी बच्चा है 5 साल का, आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको 8 साल की उम्र का, तो इसलिए भी पठार आ सकता है कि अब उसका मैचुरेशन लेवल पीक कर गया, अब उसको नहीं समझ में आ रही चीजें, क्योंकि अभी वो उतना उस मेच्योरिटी लेवल पे आए। तो एक कविता जो आप 5 साल की उम्र में पढ़ते हैं जॉन कीट्स की, जरूरी नहीं है कि जब आप 15 में पढ़ेंगे तो सेम मीनिंग निकलेगा, या दो लोग जब किसी एक चीज को पढ़ते हैं तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है उसका। तो इसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं कि हो सकता है फटीग यानी थकान हो, रुचि लॉस्ट हो गई यानी इंटरेस्ट लूज हो गया हो बच्चे का, मेथड अच्छा ना हो, माहौल अच्छा ना हो, है ना, चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई हो, या जितना उसने शुरुआत में पढ़ा था वो फटाफट सीख लिया, फिर बाद में वो बोर हो गया, है ना। मल्टीपल फैक्टर्स कैन बी देयर प्लेट्यू के लिए। तो फिर आपको रेस्ट देना है या रेस्ट ना मिला हो, अगर आप भागते ही रहेंगे 120 की स्पीड पे हमेशा, तो क्या होगा, बर्नआउट हो जाएगा, जो मेरे साथ भी हुआ थोड़ा, कि काफी साल जो है लगातार इतनी मेहनत की, रात और दिन नहीं देखा, सैटरडे संडे नहीं देखा, और एक टाइम के बाद फिर आप क्रैश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए या वॉट देर के लिए, कि आपका फिर मन नहीं करता काम करने का, या फिर आपकी बॉडी जवाब दे जाती है, आप मेंटली फटीग्ड फील करते हैं, है ना। तो वो फिर आपको बैलेंस करना होता है कि यार अब थोड़ा काम करेंगे, कम काम करेंगे, रेस्ट लेंगे, घूमेंगे, वो वही वाली चीज है। प्लेट्यू जो है वही है कि एक पठार आ गया, अब आप रेस्ट लेंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखेंगे, प्रिपेयर करेंगे, बच्चों को रेडीनेस का स्तर उसका बढ़ाएंगे और फिर शुरू करेंगे। ठीक है। हाँ, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, वो पामेर का पठार होता था क्या, कुछ तो उसको बोलते थे, अब तो बहुत टाइम हो गया जी ये पढ़े हुए। रॉन्ग हैबिट्स हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से पठार आ जाए। तो वो आपको उन रीजंस को जानते हुए उनको रिजॉल्व करना है और फिर से जो है नए मेथड से पढ़ाना है। हो सकता है मेथड्स खराब हो गए हों, है ना, मतलब आउटडेटेड मेथड से पढ़ रहे हो, टीचिंग मेथड्स उतने इंटरेस्ट ना क्रिएट हो पा रहा हो बच्चे का, ठीक है ना। लर्निंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नो डाउट, देन हाउ इट विल बी नेगेटिव। फैसल कह रहे हैं, फैसल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव हो गया है, कुछ नेगेटिव में जा रहा है, यहां बात ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी जो पीक करना चाहिए थी वो, ये भी लर्निंग का ही पार्ट है ना, तो वो डाउन की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड्स जा रहा है ग्राफ, कि आप पहले जितनी तेजी से सीख रहे थे उतनी तेजी से नहीं सीख रहे, स्पीड कम हो गई है। ये स्पीड ऑफ लर्निंग को दर्शाते हैं, ये लर्निंग नेगेटिव या पॉजिटिव है ये नहीं दर्शाते हैं। गति सीखने की पॉजिटिव हुई है या नेगेटिव हुई है ये दर्शाते हैं ये कर्व्स जो हैं या वक्र जो हैं। बात सही है नहीं? चलिए खैर, ये कहानी हुई आपकी लर्निंग कर्व की। आते हैं मोटिवेशन का क्या प्रभाव पड़ता है लर्निंग पर। मोटिवेशन एज अ प्रोसेस अपने आप में किस तरह की चीजें दिखाती है। ठीक, मोटिवेशन एंड लर्निंग यानी अधिगम एवं अभिप्रेरणा, ये इसीलिए हम लर्निंग के साथ करते हैं टॉपिक, अधिगम और अभिप्रेरणा भी आप कह सकते हो आम भाषा में इसको, अधिगम और अभिप्रेरणा। अगर अधिगम और अभिप्रेरणा की बात करते हैं, अधिगम और अभिप्रेरणा की अगर हम बात करते हैं, हाँ, कि लर्निंग को कैसे प्रभावित करती है मोटिवेशन, तो हम कहेंगे भाई लर्निंग को प्रभावित करती है मोटिवेशन, इंपैक्ट डालती है, नेगेटिवली भी डाल सकती है और पॉजिटिवली भी, है ना। मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है लर्निंग को, यानी प्रभावित करता है सीखने की प्रक्रिया को। अब ये प्रभाव जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। ये जो मोटिवेशन है यानी अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या है वो उस पर अभी हम आएंगे। मतलब आपको किसी काम की करने की इच्छा, उसको बनाए रखने की उस काम को इच्छा, और उसको अचीव करने की कोई भी टारगेट जो आपने बनाया है, नीड से आता है ये, उस पर हम आएंगे अभी। तो मोटिवेशन अफेक्ट करती है लर्निंग को। किसको? इसको ऐसे देख सकते हो, लर्निंग को। कैसे करेगी? ये पॉजिटिवली भी कर सकती है और नेगेटिवली भी कर सकती है। पॉजिटिव कोई भी चीज जो प्रभावित करती है वो दोनों तरह से कर सकती है ना। प्रेम में लोग पहाड़ भी चढ़ सकते हैं और अपनी जान भी दे सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। डिपेंड करेगा प्रेम कैसा है या फिर आपने जो है उसको कैसे परसीव किया है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से प्रभावित कर सकती है। हाँ, अधिगम वक्र ही कहते हैं भाई हिंदी में भी।
तो अगर हम देखें यहां तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से लर्निंग को प्रभावित कर सकती है मोटिवेशन। लेकिन अगर बच्चा मोटिवेटेड है तो वो पॉजिटिवली प्रभावित करेगी, जो मोटिवेशन है वो पॉजिटिवली प्रभावित करेगा लर्निंग को। एक कथन है, जो इतनी बात समझ में आ गई हमको, एक कथन है जो डलवा देंगे लवी। एक कथन है जिसको हम कहते हैं क्या, कि स्किनर कहते हैं कि मोटिवेशन इज अ रनवे टू लर्निंग, रनवे टू लर्निंग। यानी जो अधिगम है वो, अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम के लिए एक राजमार्ग के जैसी है। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा अधिगम के लिए, अधिगम के लिए राजमार्ग है। राजमार्ग का मतलब क्या है, ऐसा स्किनर कहते हैं, स्किनर का कथन है, स्किनर का कथन है। बात सही है। तो अगर मैं बात करती हूं यहां स्किनर की, इसका मतलब क्या है, आपकी गाड़ी जो आप कार लेते हैं वो गलियों में, खड्डों में, छोटे रास्तों पे, गांव की सड़क पे बहुत तेज चलेगी या नेशनल हाईवे पे जहां आप टोल देते हो वहां ज्यादा अच्छी चलेगी? बताओ एक बार। सिंपल बात है, ये बच्चे से भी पूछोगे आपके घर में जो 2-4 बार ट्रेवल किया होगा, वो भी बता देगा कि भाई ये जो बड़ी रोड्स होती हैं जिनको हम NH कहते हैं, NH24, NH1, है ना, अलग अलग NH है, सबसे बड़ा हाईवे ये वो, तो नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, जो बड़ी स्मूथ सड़क है, तो आपकी गाड़ी जो है वहां स्मूथली दौड़ती है या स्मूथली चलती है, यानी फास्ट चलेगी, इफेक्टिवली चलेगी, प्रभावी ढंग से चलेगी। तो सेम वैसे ही अगर बच्चा जो है वो मोटिवेटेड है, अगर बच्चा मोटिवेटेड है तो ये जो आपकी लर्निंग की गाड़ी है, जो आपकी लर्निंग की गाड़ी है वो फास्ट चलेगी, या मैं कहूं स्मूथ चलेगी। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग पे आपकी गाड़ी तेज भागती है, वैसे ही जब आपका मोटिवेशन हाई होता है, बच्चे का, बच्चा मोटिवेटेड होता है, सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है, इच्छुक होता है, तो उसकी लर्निंग की गाड़ी तेजी से भागती है ना। अगर हम देखें तो बच्चे में जो लर्निंग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो रेडीनेस हो गया, यानी वो कितना तैयार है सीखने के लिए। रेडीनेस भी कुछ हद तक मोटिवेशन और कई बार एज से आता है। मैच्योरिटी कितनी है, यानी अपनी उम्र के अनुसार आप उसको सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं, इंटरेस्ट है चीज को सीखने में या नहीं। तो ये सब जो है फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। हाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे गाड़ी भगाने में मजा आता है, बस अंडर स्पीड लिमिट रखिएगा अंकित, है ना, चाहे वो आपका यमुना एक्सप्रेसवे हो, है ना, या और बाकी जगहें हो। तो मोटिवेशन क्या है, एक रनवे है लर्निंग के लिए। मोटिवेशन इज अ रनवे टू लर्निंग, यानी मोटिवेशन रनवे है किसके लिए, लर्निंग के लिए। बात सही है नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी? लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज थॉर्नडाइक की थियरी में आता है कि जिस चीज का आप इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे वो दिमाग हो, शरीर हो आपका, जिम जा रहे हैं आप, दौड़ रहे हैं आप, वो उससे लर्निंग बेहतर होती रहती है। और अगर आप डिसयूज में ले आए, यानी जो चीज यूज ही नहीं हो रही, पढ़ाऊंगी पीहू, तो वो लर्निंग आपकी गायब होती रहती है या लर्निंग बेहतर नहीं होती वहां, अगर कोई चीज डिसयूज में है। जैसे आपने अपनी मम्मियों को या बाकी पुरानी जनरेशन को ये कहते हुए सुना होगा, लड़कियों के केस में ज्यादा होता है कि पढ़ाई छोड़ दी मान लो शादी के बाद, या गाड़ी चलाना या बाइक चलाना या वॉटेवर साइकिल चलाना छोड़ दिया शादी के बाद, तो अब उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता ना पढ़ने में, ना साइकिल चलाने में, ना गाड़ी चलाने में। क्यों? क्योंकि वो लॉ ऑफ डिसयूज वहां काम कर रहा है कि आपके इस्तेमाल में नहीं है वो चीज। तो जो चीज आपके इस्तेमाल में नहीं होगी वो आप भूलते जाएंगे, लर्निंग के जो फैक्टर्स हैं उसमें वीक पड़ते जाएंगे, जो आप यूज में है आपके वो चीज आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। बात सही है भाई? इट्स जस्ट लाइक कि मैं इतनी बार ये सिलेबस करा चुकी हूं, या इतने सारे फैक्टर्स हैं पेडागोजी में जो इतनी बार सालों साल से डिस्कस हुए हैं, हजारों सेशंस हो चुके हैं, हजारों हजार सेशंस हो चुके हैं अगर मैं कहूं तो अगर तो जो चीजें बार बार रिपीटेडली पढ़ाई जा रही हैं, तो वो आप रात को भी उठा करके मेरे को पूछोगे तो मैं बता दूंगी, है ना। लेकिन जो चीज
अगर मान लो यही चीजें मेरे टच में नहीं होती, मैं कुछ और कर रही होती, कहीं कॉर्पोरेट में काम कर रही होती, या फिर मेरे फादर की जॉब मुझे ऑफर हुई थी वो कर रही होती, तो बेशक पेडागोजी फिर आप इस समय तो पढ़ रहे हैं, बाद में थोड़ी पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि वो थियरीज मुझे याद ना रहती। कितने सारे टीचर्स को नहीं होंगी आज के समय में याद, क्योंकि वो उनके यूज में नहीं है, वो उनके यूज में नहीं है। तो जो चीज यूज में होती है, थॉर्नडाइक का लॉ है, उसको आप बेहतर कर पाते हैं, और वो आपके जो एलिमेंट्स हैं सीखने में, वो वहां अच्छा काम करते हैं। जो चीज यूज में नहीं होती है उसमें चीजें जो है गड़बड़ है। हाँ, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? अम्लान या तो पूरे पेपर में होती है नेगेटिव मार्किंग, या तो नहीं होती है। ऐसा नहीं होता एक सेक्शन में कभी भी होगी। चलिए खैर, आते हैं, समझते हैं कहानी। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर मोटिवेशन होगी तो डिसिप्लिन आ जाएगा, है ना। मोटिवेटेड है अगर आप, तो डिसिप्लिन आ जाएगा। वो डिसिप्लिन की डेफिनेशन सबकी अलग हो सकती है। किसी के लिए हो सकता है कि मतलब मैं हर दिन कोई काम कर रही हूं, मेरे लिए मैं महीने में 10 दिन अगर जिम चली जा रही हूं तो वो मेरे लिए डिसिप्लिन ही है। या मुझे पता है कि कितना खाना है कितना नहीं खाना है, वो डिसिप्लिन का ही पार्ट है। आपको 4 घंटे पढ़ना है, अब वो 4 घंटे आप सुबह पढ़ते हैं कि शाम को पढ़ते हैं कि दोपहर में पढ़ते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन डिसिप्लिन तो आप हैं, फोकस्ड तो आप हैं, क्योंकि आप वो कर रहे हैं। चलिए खैर, आते हैं, समझते हैं मोटिवेशन एंड लर्निंग, यानी अधिगम एवं अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा, अगर अधिगम की बात करें तो लर्निंग पे हमारी ऑलरेडी बहुत चर्चा हो चुकी है, लर्निंग कर्व पे हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करेंगे किसकी? मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन है क्या, इसको समझते हैं। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन, परसिस्टेंस एंड वाइगर ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यानी प्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है, या अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है, अभिप्रेरणा क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की दिशा, यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने का आपको मौका देती है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की दिशा, दृढ़ता और शक्ति को प्रभावित करती है। यानी जो आपने लक्ष्य निर्देशित किया है, जो गोल डायरेक्टेड आपने कोई गोल डिसाइड किया है, तो उसकी दिशा में आपको व्यवहार करने में मदद करती है क्या? मोटिवेशन। दृढ़ता यानी परसिस्टेंट रहते हैं आप, बने रहते हैं, वो चीज को बनाए रखते हैं। और शक्ति यानी आप में वो वाइगर या फिर वो एनर्जी बना करके रखती है मोटिवेशन, कि नहीं यार सिलेक्शन लेना है, कुछ भी हो जाए, बार बार तैयारी में नहीं लगे रहना जीवन भर, इस बार सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है कपिल? तो ये क्या है? ये दृढ़ता है, ये आपकी एनर्जी है, ये वाइगर है ना, जिसकी वजह से आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर रहे हैं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या? आपने गोल बनाया, मेरे को ईएमआरएस में सिलेक्शन लेना है, केवीएस में सिलेक्शन लेना है, सीटेट क्लियर करना है, ये आपका गोल है। गोल की दिशा में व्यवहार करना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है हसीब। कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बैच ले लिया आपने, किताबें पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो आप गोल की दिशा में व्यवहार कर रहे हैं, है ना। गोल क्या हो सकता है? मान लीजिए जॉब है, तो गोल की दिशा में व्यवहार कर रहे हैं। गोल आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सोनाली, तो आप उल्टा नहीं कर रहे हैं कि गोल जहां है आपने बनाई जॉब गोल, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, सुबह से शाम तक यूट्यूब देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, बातों में लगे हुए हैं, सारी शादियों में जा रहे हैं, शादियों का सीजन है, सब कुछ अटेंड कर रहे हैं, बस जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति होगा जो शायद शादी भी अटेंड कर रहा होगा, और लेकिन उसको पता है कि मेरा हर दिन पढ़ना कितना जरूरी है। तो ये कहानी है कि जो मोटिवेशन है वो आपको आपकी गोल की डायरेक्शन में, दिशा में व्यवहार करने के लिए पॉजिटिवली प्रभावित करती है ना। कि आप क्या है, गोल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, किसकी वजह से? क्योंकि आप हैं क्या? मोटिवेटेड। बात सही है या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में आपको हो रही है? आप मुझे बता सकते हैं, फटाफट से बताओ। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत है? बताना चाहेंगे आप? इच्छा है आपकी बताने की? फटाफट से बताओ। क्लियर है? बता चुकी हूं कपिल, एक बार पुरानी क्लास तो देख लो यार, देखो एक बार। तो यहां पे बात क्या हो रही है कि मोटिवेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? इज अ प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंसेस, प्रभावित करता है कि आप डायरेक्शन में जाएंगे, आपकी डायरेक्शन क्या होगी, आपकी दिशा क्या होगी। अगर मोटिवेशन आपकी चोर बनने की है तो दिशा फिर वही हो जाएगी। बहुत बढ़िया राहुल, ठीक है, और दिशा आपकी वही हो जाएगी। एक दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए जाना भी हो तो चले जाइए। कल मेरी भी बुआ की बेटी की शादी थी, गई थी मैं कुछ घंटे के लिए, लेकिन वो आपको देखना है। अगर आपका फोकस लूज होता है तो आप देख लीजिए, टोटली आपके ऊपर है। हाँ, नॉट बैड यार शिवानी, यू कैन डू बेटर।
तो अगर हम देखें यहां पे, तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन, परसिस्टेंस, क्या आप लगे रहेंगे उस डायरेक्शन में कि नहीं, एंड वाइगर ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कि आपकी जो क्षमता है, ऊर्जा है, वो उस दिशा में रहेगी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के या नहीं। तो तीन चीजें हमने यहां से सीखी कि ये एक प्रक्रिया है जो ये बात को निर्धारित करेगी या प्रभावित करेगी कि आपकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, आप गोल की दिशा में काम करेंगे या गोल के विपरीत जाएंगे। तो आप मोटिवेटेड हैं तो पढ़ेंगे, आप नहीं तो आप टाइम पास करके आ जाएंगे। परसिस्टेंट यानी लगे रहेंगे आप उस काम को करने में या नहीं। तो परसिस्टेंस, दृढ़ता कितनी है, कि 2 दिन किया फिर छोड़ दिया, बैच लिया, 4 दिन पढ़े फिर छोड़ दिया। वाइगर यानी आपकी वो एनर्जी या ऊर्जा या शक्ति कितनी है, किस पावर से आप वो करना चाहते हैं। ये कहानी है। इसको एक और डेफिनेशन है इसकी, जिसको हम किस तरह से देखते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया अब्दुल। हाँ जी अंकित, मैं भी अपने दोस्त की शादी में गया था और फिर वापस पढ़ना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली आलोक। बट कुल मिला के मतलब मेरा, आपको खराब लग सकती है ये बात, बट मेरा कहना ये है कि जब आपका जीवन अभी निर्धारित नहीं है, आपको पता नहीं है कि क्या करना है, या 2 महीने बाद एग्जाम है, 15 दिन बाद एग्जाम है, तो आपके जीवन में कुछ भी इससे ज्यादा जरूरी कैसे हो सकता है उस समय पे, अनटिल अनलेस लाइफ एंड डेथ सिचुएशन ना हो, कि भाई घर में ही किसी की इतनी तबीयत खराब हो गई कि आपको पता है कि अब तो चूज करनी पड़ेगी एक चीज, तो आप एग्जाम के ऊपर उस केस में चूज कर सकते हैं, या फिर साथ साथ मैनेज करेंगे, वॉट एवर। अदर देन दैट, कोई शादी, कोई बर्थडे, कोई पार्टी, कोई फलाना, कोई ढिमका, वो सब सेकेंडरी होना चाहिए उस समय पे। क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं, शादी मतलब ऐसी चीज है जिसको लेके हम अपने रोजगार से ज्यादा मोटिवेटेड हैं, क्योंकि कुछ हो ना हो शादी तो हो ही जाती है इस देश में, लड़कियों के लिए तो स्पेशली। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। तो एक और डेफिनेशन इसकी बाय डिफॉल्ट चलती है, जिसको हम कहते हैं कि मोटिवेशन इज अ प्रोसेस, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस, मोटिवेशन is a process which helps you to start something। ये मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ, यानी अपने शब्दों में बता रही हूँ। टू कीप ऑन डूइंग इट, यानी आपने तैयारी शुरू की, मोटिवेटेड हैं आप, डूइंग इट, एंड अचीविंग इट, या अचीविंग द टारगेट। टारगेट मतलब क्या हुआ, या गोल भी कह सकते हो आप, आम भाषा में लिखना है यदि, तो गोल यानी उद्देश्य। मोटिवेशन वह प्रक्रिया है, यानी अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है, अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है, अरे यार, प्रक्रिया है जो किसी काम को शुरू करने, किसी कार्य को आरंभ करने, बनाए रखने, यानी आप करते रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे उस काम को, कितने मोटिवेटेड हैं इस पे डिपेंड करेगा। ये शुरुआत में भाई आप शुरू करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, फिर चीजें मुश्किल होती हैं तो आप छोड़ देते हैं। तो आप जितने मोटिवेटेड होंगे उतना ही आप मुश्किल चीज पे भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। बनाए रखने व लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है।
हाँ आज बता दिया पुनीत मैंने आपको, तब तक नहीं, सिलेबस आपका 30 तारीख तक, मतलब 30 भी मैं आपको ज्यादा बता रही हूँ, वो तो उससे पहले ही जाएगा। ये हमारे सवालों की बात हो रही है, शुरुआत में तो आते नहीं हो हैं? देखो एक बार आ जाएंगे शिवानी, थोड़े प्रैक्टिस कर लोगे आ जाएंगे, उतने की ही जरूरत है ना, आपके टॉपिक तो कम ही है ना। अब मान लो 5 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक से 20-20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, वही 5 टॉपिक किसी और पेपर में होते और 5-5 नंबर के टॉपिक आने होते, तो आपको लगता 15 नंबर, हाँ ठीक है यार 3 क्लास से 15 नंबर हो जाएंगे या 3 टॉपिक से। लेकिन जब आपको पता है कि इससे 60 नंबर आने हैं तो आपको थोड़ा सा डर लगता है वहां। हाँ ऑफकोर्स सैयद, थैंक यू। शाजिया कह रही है आपसे बहुत कुछ सीखी। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस, तो ये एक प्रक्रिया है। मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है विच हेल्प्स यू टू स्टार्ट समथिंग, किसी काम को शुरू करने, उसको बनाए रखने या करते रहने और टारगेट को अचीव करने में जो मदद करती है। तो मोटिवेशन में किसी काम का शुरू होना, स्टार्ट होना, कि आप मोटिवेटेड हैं तो कोई काम शुरू किया आपने, उसको बनाए रखा है, यानी पढ़ाई शुरू तो की नौकरी के लिए, लेकिन काम पढ़ते भी रहे, मुश्किल हुआ तब भी पढ़ते रहे, इसका मतलब मोटिवेटेड हैं तो करते रहेंगे। मोटिवेशन जो है इस प्रोसेस को जारी रखेगी और जो आपका उद्देश्य है उसकी प्राप्ति में मदद करती है। तो तीनों चीजें हो जाती हैं। मॉक आप लेट्स लर्न की ऐप पे जाके भी लगा सकते हो अगर अलग से ही मॉक लगाना है तो, ठीक है। तो मोटिवेशन इज अ रनवे टू लर्निंग, तो आपकी गाड़ी जो है स्मूथली भागती है मोटिवेटेड यदि आप हैं तो। मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी काम को शुरू करने, उसको बनाए रखने और गोल की प्राप्ति तक में मदद करती है हमको, ठीक है। अगर ऐसे देखें एक और डेफिनेशन से, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाट मूव्स बिहेवियर, यानी ये जो प्रेरणा की अवधारणा है ये समझाने पर केंद्रित है कि व्यवहार को कौन सी चीज चलाती है या मूव करती है, यानी आपके व्यवहार को क्या मूव करता है, यानी बढ़ाता क्या है आगे। तो ये बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। मोटिवेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव, एक वर्ड है मोटिव, उससे मोटिवेशन शब्द डेराइव किया गया है, निकाला गया, उत्पत्ति हुई है। इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच इज डिफाइंड एज अ नीड, मोटिव का मतलब होता है नीड, यानी आपका कोई मोटिव है, कोई नीड है जिसको आप फुलफिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप मोटिवेटेड होते हैं। विपुल बात सही है नहीं? दैट रिक्वायर्स सेटिस्फेक्शन। तो प्रेरणा अंग्रेजी भाषा के मोटिव शब्द से ली गई है, जिसे एक ऐसी आवश्यकता के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी संतुष्टि की आवश्यकता होती है। यानी ये मोटिवेशन जो वर्ड है एक वर्ड से आया, मोटिव से। मोटिव का मतलब है कोई नीड है जिसको आपको सेटिस्फाई करना है। अब वो पानी पीने की नीड हो सकती है तो आप मोटिवेटेड होंगे क्योंकि आपको प्यास लगी है, तो आप जाके पानी पी लेंगे, तो आपकी मोटिवेशन थी, एक लक्ष्य था पानी पीना, गए आपने पानी पी लिया, नीड का सेटिस्फेक्शन हो गया। बात सही है? बात सही है कि नहीं है? ठीक। तो मोटिवे, और अगर ये मोटिव शब्द भी देखें या मोटिवेशन भी देखें तो ये आए हैं सारे के सारे कहां से? इमोवियर एक शब्द होता है, इमोवियर, जिससे आया ये मोटिव। और इस इमोवियर का एक और मतलब हम कहते हैं कि इन मोशन, यानी आप मोशन में हैं, आप प्रक्रिया में हैं, आप ठहराव में नहीं है, आप चल रहे हैं। बात सही है नहीं है? इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? है कोई दिक्कत? नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो आप प्रक्रिया में हैं बेसिकली। तो मोटिव आया है नीड से, तो एक नीड है, एक आवश्यकता है जिसकी संतुष्टि की जरूरत है, वहां फिर आपको मोटिवेशन आएगी। अगर नीड नहीं है तो मोटिवेशन भी नहीं आएगी। तो हम कहते हैं नीड से उत्पत्ति होती है मोटिवेशन की। मोटिव्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी मोटिव्स, प्राइमरी मोटिव्स, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी मोटिव्स। क्या है? सेकेंडरी मोटिव्स। बात सही है कि नहीं है? प्राइमरी बोले तो प्रमुख, और सेकेंडरी मतलब गॉड। ठीक, गॉड प्रेरक और प्रमुख प्रेरक या अभिप्रेरक कह सकते हैं हम। प्राइमरी प्रेरक या प्राइमरी मोटिव वो हैं जो आपके सर्वाइवल इंक्लूड होता है, जिसमें जैसे भूख प्यास यानी हंगर, स्लीप, सेक्स, बेसिकली रिप्रोडक्शन लिख सकते हैं यहां पे, जिनके बिना आपका चलेगा नहीं। थर्स्ट यानी प्यास। सेकेंडरी है जिनसे आप प्राइमरी की तरफ बढ़ते हैं, ये इनसे आप सर्वाइवल में रहते हैं, जो प्राइमरी मोटिव्स हैं। सेकेंडरी आपको इन सबको लेने में मदद करेंगे, जैसे खाना चाहिए तो सेकेंडरी मोटिव जो है वो पैसा होगा, यहां पे मनी।
पैसा डायरेक्ट तो नहीं खाते हो आप, उससे कोई सामान लेके आओगे, खाना खाओगे, पानी की बोतल खरीदोगे, तो मनी सेकेंडरी मोटिव हो गया। रिवॉर्ड मिल गया आपको, कोई रिवॉर्ड थोड़ी खाता है कोई भी व्यक्ति दुनिया में, है ना, लेकिन उससे प्रेज जो कि हमें लगता है प्राइमरी है वो महसूस होता है, हमें वैलिडेटेड महसूस होता है कि वाह प्रशंसा हुई है हमारी, है ना, अवार्ड मिल गया कोई। तो प्राइमरी मोटिव्स वो हैं जो हमारे बायोलॉजिकली, जिनके बिना सर्वाइवल संभव नहीं है, कि खाना पीना सोना रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन के बिना सर्वाइवल संभव है, उसकी दिक्कत नहीं है, बट ये प्राइमरी मोटिव्स में आता है, ये जो सर्वाइवल में एड करते हैं। अगर मैं ये कहूं सर्वाइवल चलो हो भी जाए इनके बिना, लेकिन मदद करते हैं हमें सर्वाइवल में, फिजियोलॉजिकल नीड्स से संबंधित है। सेकेंडरी में जो आपकी ये सारी नीड्स हैं, सेकेंडरी में आप कोई जो भी चीज है, पैसा है, रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, है ना, अवार्ड है, ये सब डायरेक्टली नहीं कंज्यूम करते हो, ये आपकी सेकेंडरी मोटिव से आप प्राइमरी खरीद सकते हो या प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू बिट्टू, आज रुला के मानोगे क्या, कह रहे हैं मेरी नजर में आप दुनिया की बेस्ट टीचर हो। ठीक है यार, ऐसे भी क्या बात हो गई, मिलते रहेंगे ऑनलाइन, आप तो फेयरवेल वाले मूड में आ गए हो। ठीक, तो प्राइमरी मोटिव्स वो जो आपके सर्वाइवल से जुड़े हुए हैं। और यार एजुकेशन अगर एक सेंस में देखोगे, देखो एजुकेशन भी दो तरह की है, एक है इसका नैरो मीनिंग। नैरो मीनिंग क्या होता है कि आप रोटी कपड़ा मकान, नैरो मीनिंग होता है कि हाँ आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको सर्वाइवल चाहिए, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए इसलिए पढ़ रहे हैं, है ना, एक नौकरी मिल जाएगी इसलिए पढ़ रहे हैं, डिग्री मिल जाएगी इसलिए पढ़ रहे हैं। एक ब्रॉड मीनिंग है एजुकेशन का कि आपका जीवन आप ही बदल जाते हैं, पूरे के पूरे इंसान ही, कुछ बदलाव आप लेकर के आए शिक्षा से, आप बदलें, बड़े स्तर पर सोच रहे हैं, ये डिग्री नौकरी इन सब के परे आपको मजा आता है, जॉय ऑफ लर्निंग उसके लिए सीख रहे हैं, तो वो इंटरनल हो जाएगा। थैंक यू श्री, ठीक है ना, थैंक यू अपराजिता, अच्छा नाम है आपका। तो ये मोटिव्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिव। अब मोटिवेशन भी दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, इंट्रिंसिक, इस पे सवाल आता है, आता रहा है, आता रहेगा, सीटेट में तो आता ही है, बाकी जगह भी जहां भी आप पेडागोजी का या क्लासरूम का या टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये दो फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं कि आपको जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का पता है कि नहीं पता है, उस हिसाब से आप फिर सवाल जो है सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, ये क्योंकि अपने आप में थोड़ा सा डिटेल्ड टॉपिक है और समय हमारे पास आज लिमिटेड ही है, तो इसको हम कल करेंगे डिस्कशन, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक, इस पे मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगी आपको, दो क्वेश्चन कराऊंगी, कल एक और क्वेश्चन कराऊंगी, थोड़ा सा इस बार पूछा हुआ है, देखना। एबिलिटी इज इंक्रीमेंटल और फिक्स्ड, ये आपके पेडागोजी के आधे से ज्यादा सवाल सॉल्व करा देगा जो क्लासरूम बेस्ड होंगे। एबिलिटी इंक्रीमेंटल होती है, यानी जो क्षमता है बच्चे की, क्षमता जो है वो फिक्स्ड होती है, या फिक्स्ड यानी स्थिर होती है, या फिर वृद्धि उसमें संभव है, इंक्रीमेंट संभव है। आप बताइए पहले कैसा आप सोचते हैं एज अ टीचर, कि यानी बच्चे में जो है भाई जितना उसका इंटेलिजेंस है तो वो तो फिक्स है ना, अब या तो उसको समझ आएगा या तो नहीं आएगा, या तो अच्छा करेगा या तो नहीं करेगा, जिसको फर्स्ट आना है वो तो फर्स्ट आएगा ही, है ना। ये तो कह देते ना लोग कि ये तो बुद्धू ही है यार, इसको तो क्या ही समझ आएगा, इसको तो नहीं आएगा, इसमें तो दिमाग ही कम है। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि एबिलिटी फिक्स होती है। दो व्यू पॉइंट हैं, लोग इसको अलग अलग तरह से देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं कि फिक्स्ड होती है, लेकिन हमें एज अ टीचर ये मानना है, और ऐसा ही है, बहुत सारी रिसर्चेस ये कहती हैं कि एबिलिटी इज इंक्रीमेंटल, मतलब जो क्षमता है बच्चे की सीखने की, उसका इंटेलिजेंस है, उसकी एबिलिटी है, उसकी क्षमता ओवरऑल किसी चीज को सीखने की करने की, वो इंक्रीमेंटल है। व्यक्ति चाहे और माहौल सही मिले, मेथड्स अच्छे हो तो वो सीख सकता है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट को जो आपको पसंद भी नहीं होगा, पेडागोजी में ऐसा मुझे कई लोग कहते हैं आकर के कि हमें पेडागोजी में पी भी नहीं पता था, ना हमारा इंटरेस्ट था, ना हमें समझ आता था, आपकी क्लासेस देखना शुरू किया, इंटरेस्ट आ गया, अब हमारा पेडागोजी फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ये कहां से हुआ, क्योंकि एबिलिटी इंक्रीमेंटल है। ऐसा नहीं हम लिमिट कर दे कि भाई बच्चा नहीं सीख सकता, ये तो इतना ही होगा, ये तो फेल होता है या ये तो लटक के पास होता है, तो ये तो कुछ करने नहीं वाला लाइफ में। ऐसा नहीं है भाई, किस बच्चे को किस तरफ कौन सी दिशा दिख जाए, वो कहां मेहनत करने लगे, बढ़ा सकता है वो अपनी क्षमता को। तो एबिलिटी जो है वो इंक्रीमेंटल होती है, आपको ये बिल्कुल एक सुर में मानना है एज अ टीचर। इंक्रीमेंटल होती है एबिलिटी, यानी इसको बढ़ाया जा सकता है एफर्ट के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से, है ना। आपका मैथ्स कमजोर है, क्या हुआ, सीख लो, करो मेहनत, जी तोड़ मेहनत करो, छोटे छोटा बिल्कुल छोटे लेवल से सीखना शुरू कर दो, मदद लो किसी से, सर मारो रात दिन। भाई शुरुआत में तो आप ड्राइविंग भी सीखने जाओगे और अगर आपकी उम्र हो गई है तो थोड़ा सा आपको फियर आएगा, यार पता नहीं कैसे सीखूंगी। आज आप अपनी मम्मी को 60 साल की अगर वो हैं
तो उनको कहो ड्राइविंग सीखने के लिए तो थोड़ा सा वो हिचकिचाएंगी, लेकिन आपको पता है कि इंक्रीमेंटल होती है एबिलिटी। मैं देखती हूँ कई बार सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस आती हैं कि 50 ईयर्स में किसी लेडी ने जो है जिम जाना शुरू किया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी शुरू की। मेरा मतलब यहाँ ये नहीं कि आप जिम ही जाइए या जिम से मुझे मेरा कोई वो थोड़ी है कि मतलब वो मेरे को कोई परसेंटेज देते हैं या मेरा कोई भी मोटिव है इस चीज में कि मैं जिम को ही अच्छा कहूं। वो आप कोई भी एक्सरसाइज करिए, और वेट लिफ्टिंग को या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इसलिए भी जोर दिया जाता है कि समय के साथ हमारी मसल्स थोड़ी वीक होती हैं तो वो मसल्स स्ट्रांग होती हैं। तो अब वो पिलाटेस हो सकता है, वो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो सकती है, वो आपकी योगा हो सकता है, वो आपका कुछ भी और चीजें हो सकती हैं जिसमें आप एरोबिक्स हो सकता है, जिसमें आप फिजिकली एक्टिव हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि अब हम क्या जिम जाएंगे। तो हमारे तो माँ बाप का स्थिति है, बेचारे वो इतना उन्होंने ऐसा संघर्ष कर लिया लाइफ में कि उनको कुछ भी नया करने को कहो और जिसमें थोड़ा सा उनपे कुछ काम होना हो, उनको घूमने को कहो, कहीं रेस्टोरेंट में खाने को कहो, वो पहले तो ये कह देते हैं अरे बेटा हम क्या ही करेंगे, अब हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या ही रखा है ये वो। मैं कभी कभी जाती हूँ यार जिम, मतलब कभी कभी एज इन पिछले 2 महीने से ऑन एंड ऑफ रहता है मेरा कि मतलब मैं चाहती हूँ कि वो कंसिस्टेंट हो जाए, लेकिन पिछले 2 महीने में ऐसा हुआ है कभी 12 दिन कभी 10 दिन। इस महीने में 4-5 दिन गई हूँ, 5 दिन, तो अभी 5 दिन मेरे और हैं। मतलब मेरा टारगेट है कि 10 दिन चली जाऊं, है ना। तो 10 दिन में इतना रहेगा कि सिस्टम ठीक चलता रहेगा। बाकी वो विद टाइम मुझे ऐसा कर देना है कि मैं हर दिन जा पाऊं, बट वो पता नहीं कब हो पाएगा। ठीक, मैं कहीं घूमने जाती हूँ अब तो मैंने बिल्कुल निश्चित किया हुआ है कि अगर मैं 2 दिन रुकी हूँ किसी होटल में तो मैं 1 दिन तो जिम जरूर जाऊंगी, है ना। और अब मेरा उस जगह पे आ गया है कि मुझे कोई पर्सनल ट्रेनर की जरूरत नहीं है किसी की, मैं कर लेती हूँ खुद से एक्सरसाइज, है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं, मैं कोई वेट लिफ्टर नहीं हूँ। कोई कह रहा है कि कितना मैक्स वेट उठा लेते हो, मैं कोई बहुत मतलब लिफ्ट नहीं करती हूँ वेट जा करके। नॉर्मल मशीन्स पे वर्कआउट किया, जो डंबल का यूज किया, मतलब मुझे मेरी बॉडी एक्टिव चाहिए। कुल मिला के बात यह है, कोई बॉडी बिल्डर बनने का मेरा कोई सपना नहीं है ना। और एथलेटिक रही हूँ मैं बचपन से, स्कूल में एक्टिव रही हूँ, तो वो उतना है कि फंक्शनल रहे इंसान, आप में एनर्जी ज्यादा महसूस होती है। तो कुल मिला के हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ, कई बार हम ऐसा मान लेते हैं कि एबिलिटी फिक्स्ड है, तो वो कहेंगे यार हम तो 50 साल के हो गए, अब हम क्या जिम जाएंगे, अब क्या वेट उठाएंगे, अब क्या ये नया काम करेंगे। जबकि आपको कैसे देखना है कि इंक्रीमेंटल होती है एबिलिटी, आप जब शुरू कर देंगे तब से बेहतर होते चले जाएंगे। आपने गिटार नहीं सीखा, आपने सितार नहीं सीखा, आपका मन है, आप शुरू करिए, इंक्रीमेंट होता जाएगा, यानी बढ़ती जाएगी, एड ऑन होता जाएगा, आपकी एबिलिटी बढ़ सकती है एफर्ट और प्रैक्टिस के साथ। आप कितने मोटिवेटेड हैं, तो एबिलिटी का जो व्यू है आपको एज अ टीचर वो इंक्रीमेंटल मानना है कि भाई लर्निंग में ग्रोथ संभव है, व्यक्ति सीख सकता है अगर वो मन लगाए, मेहनत करे, दृढ़ता रखे, सही मेथड से सीखे, सही माहौल में सीखे, तो ये सब जो है आपका हो पाता है। ठीक है, इतनी बात। तो ये आपको 1 नंबर का सवाल है कि कहीं भी आ सकता है, किसी भी टीचिंग एग्जाम में। इवन जब आपको क्या कहते हैं उसको, आपको ऐसा लगे कि कोई भी पेडागोजी में सिचुएशन दे देगा कि एक बच्चा है जो वीक है, तो भाई उसको आप ला सकते हो आगे। क्यों? क्योंकि एबिलिटी इंक्रीमेंटल है। अगर आप सही तरीके से सिखाओगे तो सीख जाएगा व्यक्ति, ठीक है ना। अनीता कह रही है, अनीता बेकार में परेशान हो रहे हो यार आप, ऐसा थोड़ी है। बैच हमेशा कंप्लीट होता है, और ये सीटेट की पेडागोजी को लेकर मैंने आपको बताया कि जो नया बैच होगा उसके साथ पेडागोजी की जो सब्जेक्ट पेडागोजी है वो आपको करा दिया जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं लेनी है ना। ऐसा थोड़ी कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है, यहाँ इतने सालों से लाखों लोग पढ़ते हैं एक बैच में। सीटेट की तो अगर मैं बात करूं तो साल भर में जो है काफी लोग पढ़ लेते हैं बैच से, तो उस केस में ऐसा थोड़ी कि आपको कुछ छोड़ा जाएगा। हाँ, कोई चीज है अगर रोकी गई है तो वो दूसरा बैच क्योंकि आ चुका है और हम इंतजार कर रहे हैं कि आपका पेडागोजी जो है वो लेटेस्ट बैच के साथ ही करा दें। जो सब्जेक्ट पेडागोजी मेरा तो हो ही चुका है कंप्लीट, या बाकी सारी क्लासेस कंप्लीट है। परेशान क्यों हो? तो खरीदना कुछ नहीं है, जब आप यहाँ आ गए हो तो हो गया। चलिए अमलान, बहुत बढ़िया। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एबिलिटी को आपको इंक्रीमेंटल मानना है, कि बच्चे की क्षमता, उसकी बुद्धि का स्तर, आईक्यू की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ओवरऑल क्षमता की बात हो रही है, जिसमें इंटेलिजेंस भी आ जाएगा, उसका इंटरेस्ट आ जाएगा, उसका एप्टीट्यूड आ जाएगा, है ना, उसका व्यू पॉइंट आ जाएगा, वो सब इंक्रीमेंटल है। आप बच्चे की क्षमता को, सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आज जब आप शुरू करते हैं, आप डे 1 पे मान लीजिए आपने लूडो शुरू किया, अब एक व्यक्ति है जो खेल खेल के उस गेम को वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका है। लोग शार्प शूटिंग वगैरह शुरू करते हैं बहुत लेट लाइफ में, है ना। कई लोग वाइल्ड फोटोग्राफी शुरू करते हैं। आप कुछ भी शुरू कर सकते हो सीखना। तो हमारी क्षमता जो है, हमारी सीखने की क्षमता इंक्रीमेंटल होती है, फिक्स्ड नहीं होती। वो बढ़ती जाएगी, आपका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा।
अगर आप सच में देखेंगे पिछले 10 साल में अगर आपने खुद पे काम किया होगा तो आपको नजर आएगा कि यार आप में बहुत सारे चेंजेस आ गए विद टाइम। समझ गए? अब इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हुआ, हम इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन और उस पे 2-3 सवाल और ये मोटिवेशन की साइकिल कल की क्लास में करेंगे। और फिर उसके बाद आपका हम करेंगे आईसीटी। वैसे तो मुझे कल से ही शुरू करना था, और ये सीटेट के लिए आखिरी क्लास होगी। मोटिवेशन के बाद आपका कुछ और बचता नहीं है, जो भी काम का है। इतना आप रिवाइज कर लेंगे अच्छे से और प्रीवियस ईयर लगा लेंगे तो आपके 30 में से 30 आ जाएंगे। तृप्ति, अगर ईएमआरएस आपने बैच ईएमआरएस का लिया तो आपको उसी हिसाब से क्लासेस भी मिलेंगी ना। उसमें अभी ईएमआरएस हुआ, आपका पेडागोजी स्पेशल हुआ, और ये डीट प्लस भी हुआ। इसमें अभी आईसीटी मुझे कराना है और एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग, ये 2 टॉपिक आपके रहते हैं। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है राहुल। ऐसा नहीं है ना कि मोटिवेशन का स्तर हमेशा सेम रहता है, वो ऊपर नीचे भी जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई एम गिटारिस्ट, पवन कह रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। चलिए, इसके अलावा कोई भी सवाल हो आपका तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं। हाँ मतलब 150 में से 150 ले आओ देवांश, अभी तक तो आए नहीं है किसी के, आप ला सकते हो बट, है ना। इसके आगे की कहानी हम कल करेंगे। वो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस ईएमआरएस में अलग से डलवा देंगे, डोंट वरी, वो चल रहा है, उस पर काम मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, इस हफ्ते सब हो जाएगा। यू आर सो पॉजिटिव, मेरी मदर भी आपको पसंद करते हैं, थैंक यू गरिमा। और ऑप्शन नहीं है यार, नेगेटिव होके फिर आपकी पूरी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, आसपास का माहौल नेगेटिव हो जाएगा, लाइफ अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है और डिफिकल्टीज भी हैं और निराशा भी है अगर आप दुनिया में देखेंगे तो। लेकिन ये आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आपको किस तरफ देखना है। ठीक है जी, चलिए टेक केयर, धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी। कुछ एक्स्ट्रा थियरीज में डलवा दूंगी। थैंक यू फैसल, कल मिलते हैं, बाय।